गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पादप की जड़ों द्वारा किस प्रकार से मृदा से जल को अवशोषित किया जाता है। क्या पादप की जड़ें एवं पादप के विभिन्न अंग भी जल अवशोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलो तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं। अपना पहला टॉपिक होगा पादपों में जल अवशोषण। पादपों में जल अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है, मृदा में जल किस रूप में उपस्थित होता है, मृदा में उपस्थित कौन से जल का उपयोग पादप की जड़ों द्वारा अवशोषण में प्रयुक्त किया जाता है। चलो तो जानने का प्रयास करते हैं। पादपों में जल अवशोषण। पादपों में जल अवशोषण की क्रिया एक जैविक क्रिया होती है जिसमें पादप की जड़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पादपों में जल अवशोषण के लिए पादप की जड़ें मुख्य रूप से सक्रिय भूमिका निभाती है। सबसे ज़्यादा जल अवशोषण की क्रिया पादप की जड़ों द्वारा ही की जाती है। पादप जड़ों पर मूल रोम संरचनाएं पाई जाती हैं। मूल रोम एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, पतली लंबी धागे सदृश संरचनाएं होती हैं जो मृदा कणों में उपस्थित जल अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। अर्थात मूल रोमों द्वारा ही जल अणुओं को अवशोषित किया जाता है। मूल रोम जल अणुओं को अवशोषित क्यों करते हैं? मूल रोमों की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज तथा पैक्टिन से निर्मित होती है। पैक्टिन जल स्नेही प्रवृत्ति का होता है जो जल अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इस प्रकार जड़ों पर उपस्थित मूल रोमों द्वारा मृदा जल से जल अणुओं को अवशोषित कर लिया जाता है। अब बात करते हैं, क्या पादपों में विभिन्न अवशोषित पदार्थों का गमन जलीय माध्यम में ही होता है? क्या जलीय माध्यम ही पादपों के विभिन्न अंगों तक अवशोषित पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करते हैं? इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पादपों द्वारा विभिन्न पदार्थों का अवशोषण तथा वितरण उनके जलीय विलयनों के माध्यम में ही किया जाता है। अर्थात पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों का अवशोषण जलीय विलयन के रूप में और उन अवशोषित पदार्थों को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी जलीय विलयन के माध्यम में ही संपन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं पादप की जड़ों द्वारा अवशोषित जल पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है और उस पहुंचने की क्रिया में विभिन्न पोषक पदार्थ भी गमन करते हैं। पादपों को जल उपलब्ध होता कहाँ से है? पादपों को जल मुख्यतः मृदा जल से उपलब्ध हो पाता है। मृदा में जो जल उपस्थित होता है उसी जल को पादप के मूल रोम अवशोषित कर पाते हैं। मृदा में जल आता कहाँ से है? मृदा में मुख्य रूप से जल वर्षा के कारण आ पाता है। वर्षा से आए हुए जल को पादप की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मृदा में जल उपलब्ध किन किन रूपों में होता है? चलो इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। पादपों द्वारा विभिन्न पदार्थों का अवशोषण एवं वितरण उनके जलीय विलयनों के रूप में किया जाता है। पादपों को जल की आपूर्ति मृदा जल से होती है। जो भी मृदा में जल उपलब्ध है वो पादप जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। मृदा में जल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। जब वर्षा होती है तब वो जल मृदा में संग्रहित हो जाता है। मृदा में जल के संग्रहित होने की क्रिया मृदा जल धारण क्षमता कहलाती है। उस जल धारण क्षमता के आधार पर ही मृदा में जल उपलब्ध हो पाता है। वर्षा जल मृदा से जब वर्षा होती है तो वो जल मृदा में दो रूपों में उपस्थित होता है। कौन कौन से? नंबर 1 अपवाहित जल, दूसरा होता है मृदा जल। वर्षा जल मृदा में दो रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 अपवाहित जल और नंबर 2 मृदा जल। जब वर्षा तीव्र गति से होती है, तेजी से होती है और अधिक मात्रा में होती है तो जो भी वर्षा से आया हुआ जल मृदा में आने के पश्चात बहकर नदी, नाले, तालाब में चला जाता है, अर्थात उसे मृदा अवशोषित नहीं कर पाती है, तो वो जल अप्रवाहित जल कहलाता है, अर्थात बहता हुआ जल कहलाता है।
अधिक वर्षा के कारण जो जल मृदा में उपस्थित होता है वह मृदा से बहकर नदी नाले तालाबों में चला जाता है, अर्थात उस जल को मृदा अवशोषित नहीं कर पाती है, तो ऐसा जल अपवाहित जल कहलाता है। उसके पश्चात दूसरा रूप कौन सा है, वो है मृदा जल। वर्षा कम सामान्य वर्षा होने पर जो जल के अणु मृदा में संग्रहित हो पाते हैं, मृदा अणुओं द्वारा उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो ही जल मृदा जल कहलाता है। मृदा जल भी मृदा में 3 रूपों में उपस्थित होता है। मृदा में जो जल संग्रहित होता है वो मुख्यतः 3 रूपों में उपस्थित होता है। कौन कौन से? नंबर 1 केशिकीय जल, नंबर 2 गुरुत्वीय जल और नंबर 3 आर्द्रताग्राही जल। क्लियर है? मृदा जल मृदा में 3 रूपों में उपस्थित होता है, केशिकीय जल, गुरुत्वीय जल और आर्द्रताग्राही जल। इन तीनों रूपों में से पादप की मूलों द्वारा केशिकीय जल का ही अवशोषण किया जाता है, अर्थात पादपों के लिए जो जल उपलब्ध हो पाता है वो केशिकीय जल ही होता है। कई बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, पादप द्वारा मृदा में उपलब्ध जल का कौन सा भाग काम में लिया जाता है, तो आप आंसर बता सकते हो। मृदा में उपस्थित केशिकीय जल का ही उपयोग पादप की जड़ें अवशोषण के लिए काम में ली जाती है या ले पाते हैं। अब बात करते हैं केशिकीय जल होता क्या है, गुरुत्वीय जल क्या होता है और आर्द्रताग्राही जल क्या होता है। चलो छोटा सा फिर डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से हमारे मृदा के कण उपस्थित होते हैं। मृदा में इस प्रकार से कण उपस्थित होते हैं। यदि वर्षा से आया हुआ जल, जब वर्षा होती है, जो जल मृदा में संग्रहित होता है वो सारा जल मृदा कणों के मध्य से होकर भूमि के अंदर चला जाता है। मृदा कणों के मध्य से होकर भूमि के अंदर चला जाता है, अर्थात निछालित हो जाता है, तो वो जल कहलाता है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल मृदा के आंतरिक सतहों में पहुंच जाता है वो जल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है। उसके विपरीत आर्द्रताग्राही जल क्या होता है, वर्षा के दौरान कुछ जल मृदा कणों की सामान्य सतह से छोटी छोटी बूंदों के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे सुबह के समय में पादप पत्तियों पर जो जल उपस्थित होता है वो आर्द्रताग्राही जल के रूप में ही होता है, जिसका उपयोग पादपों द्वारा नहीं किया जाता है, उस जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। वो सामान्य रूप से मृदा कणों पर सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदों के रूप में उपस्थित होता है, जिसका अवशोषण पादप की जड़ें नहीं कर पाती है। दूसरा हो गया आर्द्रताग्राही जल। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट केशिकीय जल, जिसका उपयोग पादप की जड़ों द्वारा किया जाता है। केशिकीय जल क्या होता है? केशिकीय जल मृदा रंध्रों में, मृदा में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिसे वायु अवकाश कहते हैं। इन वायु अवकाश या मृदा रंध्रों में जल के अणु उपस्थित होते हैं। इन जल के अणु का उपयोग ही पादप की जड़ों द्वारा कर लिया जाता है, अर्थात केशिकीय जल ही पादप की जड़ों को अवशोषित कर पाती है। तो हम कह सकते हैं 70 से लेकर 90% तक मृदा में जो जल केशिकीय रूप में उपस्थित होता है उसी का उपयोग पादपों द्वारा अवशोषण के लिए किया जाता है। तो आप बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हो। मृदा में उपस्थित केशिकीय जल का उपयोग पादपों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। यही जल पादपों की वृद्धि विकास में सहायक होता है। तो आज हमने अभी पादपों द्वारा जल अवशोषण के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि पादप के कौन कौन से भाग या पादप के कौन कौन से रूप जल अवशोषण को कंप्लीट करते हैं, जल अवशोषण की क्रिया करते हैं। जड़ों के अलावा पादप की जड़ें तो जल का अवशोषण करती हैं, या इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पादप हैं जिनमें जड़ों के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग भी जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं पादप में जल अवशोषण करने वाले अंग। पादप में हमारी प्रकृति में बहुत सारे पादप वर्ग उपस्थित हैं, जिनमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऐसे बहुत सारे वर्ग पादपों के उपस्थित हैं।
उन सभी पादप वर्गों में जल का अवशोषण क्या जड़ों द्वारा ही किया जाता है? चलो तो इसे अब हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रकृति में उपस्थित बहुत सारे पादप वर्गों में जल का अवशोषण अलग अलग रूपों में किया जाता है। जैसे बात करते हैं, नंबर 1 थैलोफाइटा। ऐसे पादप वर्ग जो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होते तो वो पादप थैलोफाइट पादप कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होते वे सभी पादप थैलोफाइट पादप कहलाते हैं। जैसे शैवाल व कवक इस श्रेणी में आते हैं। इन पादपों में जब जड़ ही नहीं है, तना ही नहीं है, पत्ती नहीं है तो जल का अवशोषण होगा कैसे? तो ऐसे वर्ग के पादपों में जल का अवशोषण पादप की संपूर्ण सतह द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं थैलोफाइटा वर्ग में पादप द्वारा जल का अवशोषण संपूर्ण सतह के रूप में किया जाता है। उसके बाद चलते हैं ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस पादपों में जल का अवशोषण मूलाभास द्वारा किया जाता है। उनकी सामान्य संरचना से या जड़ों से इस प्रकार की संरचनाएं विकसित होती हैं जो जड़ों के रूप में दिखाई देती है। उन जड़ों की रूपी संरचना को हम मूलाभास कहते हैं। उन मूलाभासों द्वारा ही जल अणुओं का अवशोषण किया जाता है। इस प्रकार से इन पादपों में पतली पतली लंबी लंबी जड़ समान संरचनाएं विकसित हो जाती है। इन जड़ समान संरचनाओं को मूलाभास कहते हैं जिनके द्वारा जल अणुओं का अवशोषण किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन में भी जल अणुओं का अवशोषण राइजिन नामक संरचना द्वारा किया जाता है। राइजिन क्या होते हैं? चलो बात करते हैं। ये हल्के नीले या बैंगनी रंग की संरचनाएं होती हैं जो लाइकेन की सामान्य सतह से विकसित होती है। इस प्रकार से लाइकेन पादप होते हैं जो नमी वाले स्थानों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन पादपों में जल अवशोषण किस प्रकार से होता है? इनकी निचली सतह से इस प्रकार से नीले बैंगनी रंग के संरचनाएं विकसित होती हैं। इन नीले बैंगनी रंग की संरचनाओं द्वारा ही जल अणुओं को अवशोषित किया जाता है। ये संरचना क्या कहलाती है? राइजिन कहलाती है। लाइकेन में उपस्थित राइजिन। राइजिन की सामान्य सतह से छोटे नीले हल्के बैंगनी रंग के धागे समान संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं जिनका निर्माण मुख्यतः कवक भाग द्वारा किया जाता है। इन राइजिन नामक संरचनाओं द्वारा ही राइजिन नामक संरचनाओं द्वारा ही मृदा से जल अणुओं को अवशोषित किया जाता है। आगे चलते हैं। जलीय पादपों में जल का अवशोषण कैसे होगा? जलीय पादप पूर्ण रूप से जल निमग्न होते हैं। जलीय पादप पूर्ण रूप से जल निमग्न होते हैं अर्थात जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जड़ें ही नहीं पाई जाती, तो उन पादपों में जल का अवशोषण कैसे होगा? उन पादपों में जल का अवशोषण संपूर्ण सतह से किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं जलीय पादपों में जल का अवशोषण पादप की संपूर्ण सतह से किया जाता है क्योंकि उनका मूल तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, टेरिडोफाइटा अनावर्त बीजी पादप जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा उपस्थित होते हैं। उन पादपों में जल अणुओं का अवशोषण मूल तंत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। टेरिडोफाइटा आवर्त बीजी व अनावर्त बीजी पादपों में जल अणुओं का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि विभिन्न पादप वर्ग में जल अणुओं का अवशोषण जड़ों से न होकर पादप के अन्य भागों द्वारा भी किया जा सकता है। दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे टेरिडोफाइटा में जल अणुओं का अवशोषण सामान्य सतह से किया जाता है। ब्रायोफाइटा में जल अणुओं का अवशोषण मूलाभास द्वारा किया जाता है। लाइकेन में राइजिन नामक संरचना द्वारा किया जाता है। जलीय पादपों में संपूर्ण पादप की सतही जल अवशोषण करने का कार्य करती है। टेरिडोफाइटस आवर्त बीजी व अनावर्त बीजी पादपों में जल अवशोषण का कार्य जड़ों द्वारा किया जाता है। तो चलो अब हम बात करते हैं जड़ों की संरचना के रूप में। जड़ें हमें किस रूप में दिखाई देती है, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पादप मूल की संरचना। पादप मूल किस प्रकार से दिखाई देती है? पादप मूल पर कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती हैं जो जल अणुओं को अवशोषित करने का कार्य करती हैं? चलो तो अब पादप मूल की संरचना में उसका अध्ययन करते हैं। पादप मूल की संरचना में दो प्रमुख भाग या क्षेत्र दिखाई देते हैं। नंबर 1 तरुण क्षेत्र, नंबर 2
परिपक्वन क्षेत्र। अब तरुण क्षेत्र क्या होता है? यह पादप मूल का मुख्य क्षेत्र होता है। इसी भाग द्वारा जल अणुओं को अवशोषित किया जाता है। नंबर 2 परिपक्वन क्षेत्र। यह क्षेत्र तरुण क्षेत्र के ठीक ऊपर उपस्थित होता है। यह क्षेत्र कठोर रूप में पाया जाता है। इस क्षेत्र पर सुमेरीकरण का आवरण उपस्थित होता है, जिसके लिए यह क्षेत्र अवशोषण के लिए अपारगम्य होता है, अर्थात जल अणुओं को अवशोषित नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं नंबर 1 तरुण क्षेत्र, जो पादप मूल का मुख्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। नंबर 1 मूलगोप, नंबर 2 विभज्योतकीय क्षेत्र या मूल शीर्ष क्षेत्र, नंबर 3 दीर्घीकरण क्षेत्र और नंबर 4 मूल रोम क्षेत्र या परिपक्वन क्षेत्र। चलो तो अब इन चारों भागों को अच्छे से जानकारी के रूप में लेते हैं। मूलगोप, यह क्षेत्र वृद्धि क्षेत्र होता है। पादप मूल का यह क्षेत्र वृद्धि क्षेत्र के रूप में होता है, जो पादप मूल की अग्र भाग पर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इस क्षेत्र की सीमा कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक होती है। यह क्षेत्र पादप मूल को क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से बचाने का कार्य करता है, अर्थात पादप मूल शीर्ष भाग को एक आवरण प्रदान करने का कार्य करता है। नंबर 2 विभज्योतकीय क्षेत्र या मूल शीर्ष क्षेत्र। यह क्षेत्र मूल गोप के ठीक पीछे उपस्थित होता है। इस क्षेत्र की लंबाई 1 मिलीमीटर या कुछ मिलीमीटर तक हो सकती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं। इस कारण इस क्षेत्र को विभज्योतकीय क्षेत्र भी कहते हैं। कोशिकाएं बार बार विभाजित होती है, इसके कारण ही पादप की जड़ों की कोशिकाएं पूर्ण रूप से वृद्धि को दर्शा पाती है। इस कारण यह क्षेत्र विभज्योतकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात नंबर 3 दीर्घीकरण क्षेत्र। यह क्षेत्र विभज्योतकीय क्षेत्र के ठीक ऊपर उपस्थित होता है, जो 1 से लेकर 5 मिलीमीटर तक फैला हुआ होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती है, इस कारण यह क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। नंबर 4 परिपक्वन क्षेत्र या मूल रोम क्षेत्र, जो कि पादप मूल का चौथा अंतिम भाग है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं पूर्ण रूप से परिपक्व रूप ग्रहण कर लेती है, जो ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है। इस क्षेत्र को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसी भाग पर मूल रोम संरचनाएं दिखाई देती है, जो कि जल अणुओं को अवशोषित करने का कार्य करती है। यह क्षेत्र कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक फैला हुआ होता है। चलो तो अब इस रूप को डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं पादप मूल को बनाता हूँ। हमने पादप मूल की संरचना को इस प्रकार से बनाया। अब चारों भाग का अध्ययन इस मूल संरचना पर हम करते हैं। सबसे पहला मूलगोप, यह पादप मूल का वृद्धि क्षेत्र होता है, जो पादप मूल के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा आवरण के रूप में पाया जाता है। मूल के अग्र भाग पर एक टोपी नुमा आवरण पाया जाता है, इस प्रकार से, जो कि मूलगोप कहलाता है। मूलगोप क्लियर? क्या कार्य करता है? यह पादप मूल के शीर्ष भाग को क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से बचाने का कार्य करता है। इस क्षेत्र को वृद्धि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है। नंबर 2 विभज्योतकीय क्षेत्र। यह क्षेत्र मूल गोप के ठीक ऊपर उपस्थित होता है, पीछे की साइड उपस्थित होता है, जो 1 मिलीमीटर तक फैला हो सकता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बार बार रूप से विभाजित होती हैं, जिसके कारण पादप मूल वृद्धि करती है। तो मूल गोप के ठीक पीछे ये वाला भाग, इसको मैं डार्क कर देता हूँ पेन की सहायता से। ये वाला भाग पादप मूल विभज्योतकीय क्षेत्र कहलाता है। विभज्योतकीय क्षेत्र
क्यों कहते हैं विभज्योतकी क्षेत्र? क्योंकि इस भाग की कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं, बार बार विभाजित होती रहती है, जिसके कारण पादप मूल वृद्धि करती है। नंबर 3, दीर्घीकरण क्षेत्र। यह क्षेत्र विभज्योतकी क्षेत्र के ठीक ऊपर उपस्थित होता है, जो 1 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक फैला हुआ हो सकता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि दर्शाती है। ये वाला भाग, ये वाला भाग हो गया दीर्घीकरण क्षेत्र। क्लियर है? जो 1 से 5 मिलीमीटर तक उपस्थित हो सकता है, विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती है। अब बात करते हैं अंतिम भाग, मूल रोम क्षेत्र या परिपक्वन क्षेत्र। यह क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है, जो पूर्ण रूप से कोशिकाओं के परिपक्व होने पर या कोशिकाओं के ऊतकों में परिवर्तित होने पर निर्मित होता है। ये वाला भाग, इस भाग को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इस भाग पर मूल रोम उपस्थित होते हैं। यह क्षेत्र कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक उपस्थित हो सकता है। इस भाग को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है? इस भाग पर ही हमें एक कोशिकीय, एक केंद्रीय सूक्ष्म धागे समान संरचनाएं मूल रोम दिखाई देती है, तो यह भाग ही परिपक्वन क्षेत्र होता है। इस प्रकार से हमें इस भाग की संरचना दिखाई देगी। पादप मूल का यह भाग, चौथा भाग, मूल रोम क्षेत्र या परिपक्वन क्षेत्र, इसे हम लिख देते हैं मूल रोम। और ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? परिपक्वन क्षेत्र। पादप के मूल रोम क्षेत्र से ही, पादप के मूल रोम भाग से ही मृदा में उपस्थित जल अणुओं को अवशोषित किया जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, मूल की संरचना भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे पादप मूलों द्वारा जल अवशोषण की क्रिया। तो आप लगातार इस चैनल में बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।